आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुल्म इश्क भाग 3 रीकैप। तविशी ने एक गहरी सांस भरी और अपने कमरे में आकर वो किताब खोलकर बैठ गई जो वो नन्नू से लेकर आई थी। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये कैसी आंखें हैं? उसने खुद से कहा, क्या ऐसी भी आंखें होती हैं? हो भी सकता है, वो रक्त पाती है। उसने गहरे गुलाबी रंग की आंखों को देखते हुए कहा और किताब पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पन्नों को पलट रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द सब जानना होगा। उसने किताब बंद किया और लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेटी ही थी कि अचानक एक साया उसकी बालकनी पर आया। अब आगे और वैसे ही चला भी गया। रात के 2 बजे शहर के बाहर बने स्टील प्लांट कारखाने के पास एक लड़की की चीखें गूंज रही थी जो बचाओ बचाओ कहते हुए अपने पेट पर हाथ रखे लगातार दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागी जा रही थी। उसके पीछे 5 लड़के दौड़ रहे थे जैसे उसे पकड़ना चाह रहे हों। लड़की गर्भवती थी जिसे कुछ शराबियों ने उठा लाया था। वो लड़की एक बड़े से पेड़ के पास बने गड्ढे में छुप गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, सांसें उखड़ने लगी थी और पसीने से लथपथ वो खामोशी से आंसू बहाती अपने पेट पर हाथ रखे उसे सहला रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना किया, हे भगवान बचा ले उसे, मेरी कोख में एक नन्ही सी जान पल रही है। क्यों उसे दुनिया में आने से पहले ही तड़प कर मरने की सजा दे रहे हैं? तभी उसे आहट हुई कि वो लोग वहां पहुंच चुके थे। उसे अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सांसों को रोके स्थिर हो गई। इधर ही तो आई थी, कहाँ गई? ए देखो, यहीं कहीं होगी, एक लड़के ने उसे गाली देते हुए कहा तो वो और घबरा उठी। उस लड़के ने जब पलटकर देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। रात के अंधेरे में उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था लेकिन परछाई से उसका शरीर की बनावट झलक रही थी। उस लड़के ने अपने साथियों से कहा, अब ये कौन आ गया बे? दूसरा लड़का, तो जो कोई भी है चला जाए यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कहते हुए वो लड़का जैसे ही उसके पास गया उस परछाई ने उस लड़के की गर्दन मरोड़ दी। लड़के की आंखें बाहर आ गई, उस परछाई के होंठ एक तरफ को हो गई। उसने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए सनक भरी आवाज में कहा, आज तुम सबका खून एक साथ मिलेगा। 2 हफ्ते के लिए काफी हो गया मेरे लिए। आओ आओ ना कहते हुए उसने जिस लड़के की गर्दन मरोड़ी थी उसका सर चाकू से काट कर अलग कर दिया और उसके बहते खून को पीने लगा। ये देख बाकी के चारों लड़कों की सांसें थम गई, उन्हें उबकाई आने लगी। उसकी गहरी गुलाबी आंखें लावी सी उबल रही थी। एक लड़के ने अटकते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? बताओ कौन हूँ मैं? उसने गहरी खराश भरी आवाज में कहा तो आवाज फिजा में गूंज उठी और लड़के कांप उठे। परछाई ने उस लड़के के शरीर से खून चूसकर उसके सर को उन लड़कों के ऊपर फेंक दिया, ये कहते हुए कि वो जिसके ऊपर गिरेगा वो उसका खून पहले पिएगा। लड़कों का सारा नशा तो पहले ही उतर चुका था लेकिन अब एक ने अपनी पैंट गीली कर दी। परछाई ने उसे देखकर कहा, तुझे पहले नहलाऊंगा, फिर तेरा ताज़ा गर्म खून तेरे पेट को अलग करके पीऊंगा। जाकर उस पानी में डुबकी लगाओ। कहते हुए उसने एक गड्ढे की तरफ इशारा किया तो लड़का डर से कांपता हुआ गड्ढे के पानी में उतर गया। परछाई ने बाकी बचे तीनों लड़कों को देखा और एक एक करके तीनों पर चाकू से वार कर दिया। एक के हाथों दोनों को भुजा से अलग कर दिया तो दूसरे के पैरों को, तीसरे के पीठ को चीरकर उसका खून पिया और फिर तीनों का खून चूसकर उस चौथे लड़के की तरफ बढ़ा और उसके पेट को अलग करके सारा खून पी लिया। जंगल चीखों से लगातार गूंज रहा था। ये चीखें इतनी डरावनी थी कि गड्ढे में छुपी लड़की के हाथ पांव कांपने लगे थे। उसने देखा तो नहीं लेकिन आवाजें सुनकर उसको अंदाजा हो गया था कि हुआ क्या है। अचानक ही उस गड्ढे में परछाई ने झुककर उसके सामने अपना चेहरा करते हुए कहा, अब तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, तुमने मुझे देख लिया है और मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। कहते हुए हंसने लगा। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर लड़की की जान हलक में अटक गई। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर रोते हुए विनती करते हुए कहा, मुझे मत मारिए प्लीज़, जाने दीजिए, मेरे पेट में बच्चा है। उस परछाई ने लड़के के पेट की तरफ देखा तो लड़की गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं अनाथ हूँ, मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे प्यार की आखिरी निशानी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि मैंने आपको देखा है। अचानक ही उसका सर चकराने लगा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। सुबह सुबह टीवी पर खबर चल रही थी, शहर से बाहर बने स्टील प्लांट कारखाने के पीछे वाले जंगल में 5 लोगों की मौत हुई है। 5 शराबी थे जो शराब पीकर नशे में धुत होकर पड़े थे। रात को ही रक्तपाती ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। उनके शरीर की हालत ऐसी है कि देखने वाले की रूह कांप उठेगी, इसीलिए उन तस्वीरों को दिखाने पर रोक लगाई गई है। छानबीन में पता चला है कि इन शराबियों ने गर्भवती महिला का अपहरण किया था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पूरे जंगल में वो महिला कहीं नहीं मिली, न ही उसका कोई सबूत मिले हैं अब तक। तविशी और शिवम जी ने एक दूसरे की तरफ देखा तो तविशी टीवी बंद करके सोच में पड़ गई।
तभी तीनों लड़कों ने एक साथ एंट्री लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, आओ बैठो, कहते हुए शिवम जी ने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया तो तीनों अंदर आ गए। तविशी बड़बड़ाई, आ गए साले कंजर, निकम्मे में लुटिया डुबोने। तीनों लड़कों ने एक साथ अपने दांत चमका दिए। मुक्ता जी सबके लिए चाय ले आई। उन्हें पता रहता था यही उनके आने का टाइम है। मुक्ता जी ने चाय देते हुए कहा, धनुष बेटे रात में ज़्यादा देर तक काम मत किया करो, देखो तो आंखें कितनी सूजी हुई हैं। जी आंटी, ध्यान रखूंगा आगे से, कल काम ज़्यादा था तो सो नहीं पाया, उसने कहा तो तविशी के साथ सबकी नजरें उस पर टिक गई। धनुष हड़बड़ा गया। पहली बार उसे इस तरह से हड़बड़ाते देखा था सबने। कुछ हुआ है क्या? तविशी ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, नहीं। उससे एक टूक जवाब दिया। भाई इतना हड़बड़ा क्यों रहा है, तो ठीक तो है ना? फिर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ। धनुष ने कहा तभी शिवम जी को किसी का फोन आ गया और वो बाहर चले गए। मुक्ता जी भी अंदर अपने काम करने लगी। साले सच बता, कल तूने अकेले अकेले गटका है ना हमारे बिना? शौर्य ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा तो धनुष उसे घूरने लगा। धनुष ने उसका हाथ छटका और पीछे कमर पर एक लात मारते हुए कहा, साले लंपट, तू नहीं सुधरेगा, काहे इतना उतावला हुआ जा रहा है बे? धनुष की बात सुनकर तीनों उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। ये पहली बार था जब उसने इस भाषा में बात की थी, वरना वो हमेशा सबको रोकता रहता था। वो गलती से हो गया भाई, कहते हुए शौर्य दूर हट गया और अपने दांत चमका दिए। बच गया बेटा। भावनाओं में बहकर यमराज के प्राण हरने चला था। उसने अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस भरते हुए कहा। वीर उसकी शर्ट पकड़कर खींचते हुए बोला, अबे क्यों मरने को आतुर रहता है? देख तो लिया कर सामने कौन है। अब ये आदि मानव तुझे कच्चा चबा जाता तो क्या कर लेता? हाँ भाई, बाल बाल बचे, कहते हुए शौर्य ने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया और ये देख फिर वहां से सरक गया। बेचारा शौर्य धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर जा गिरा, वो भी इस पोजीशन में कि उसका दायां हिस्सा जमीन पर टिका था और बायां ऊपर। मार डाला रे जालिम बेदर्दी, चल मुर्गों ने मुझ गरीब को, कहते हुए शौर्य अपना दायां हाथ पकड़कर सीधा पीठ के बल लेट गया। तविशी और धनुष ने पलटकर देखा तो शौर्य अपने हाथ सहला रहा था। वो दोनों एक साथ आगे बढ़े तो वीर जल्दी से उसके पास आया और उसे उठाते हुए पूछा, अबे तो नीचे क्या कर रहा है? अब शौर्य का दिमाग खराब हो गया और उसने वीर को घूरते हुए धकेल दिया। फिर उसके पेट पर बैठकर उसके मुंह पर मुक्का जड़ते हुए कहा, साले मेरी हड्डियां तोड़कर पूछ रहा है क्या हुआ? अरे यार सॉरी गरीब भाई, सॉरी गलती से हो गया। फिर ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। शौर्य ने उसे छोड़ दिया और उठकर सोफे पर बैठ गया। वो सोफे पर बैठा तीनों को घूरने लगा। धनुष हल्की आवाज में बुदबुदाया, इस पर यह सीन सूट नहीं करता। फिर ने भी हौले से कहा, बेटा उसने सुन लिया ना तो सबको शूट कर देगा, जानता है ना कितना गरीब है। धनुष मुस्कुरा उठा, चल अब नौटंकी छोड़, पता है तो ठीक है। शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ मेरे हाथ पांव और सारे पुर्जे उर्जे निकाल दो सालों और कहो तो ठीक है। तभी से धनुष और वीर तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ हंसने लगे। हंस लो जितना हंसना है, मेरा भी वक्त आएगा। शौर्य ने अपना मुंह लटका लिया। धनुष और वीर ने उसे कंधे पर उठाते हुए कहा, चल तेरा इलाज करवा के आते हैं, तुझे दर्द हो रहा है ना? हैं? शौर्य की आंखें बड़ी हो गई। बड़ी क्या, बाहर निकलने को फुदकने लगी। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, उसने सकपकाते हुए कहा और उतरने लगा। वीर ने उसे कसकर पकड़ कर कहा, अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम तुझे दर्द में तड़पता हुआ कैसे देख सकते हैं? चल मुन्ना, पहले 2-4 इंजेक्शन लगवा कर आते हैं, उसने बच्चों जैसे पुचकारते हुए कहा। अबे हट छिछोरे, मैं ठीक हूँ, तू बच्चा मत समझ। शौर्य ने अपने कॉलर ऊपर उठाते हुए कहा तो वीर की हंसी छूट गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। इतना कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू भर आए। धनुष ने उसे अपने गले से लगा लिया तो शौर्य भी कूदकर उनके ऊपर लटक गया। ये चिपकू बसंती कभी नहीं सुधरने वाला। फिर ने धनुष को देखकर हंसते हुए कहा तो धनुष ने शौर्य की गर्दन दबोचकर उसे अपने बीच कर लिया। फिर दोनों ने कसकर गले लगा लिया। अबे दोस्त बनकर दुश्मनी निकालने वालों, क्यों मुझ गरीब पर जुल्म ढा रहे हो? शौर्य रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, वही गरीबों की बसी हो, अगर मेल मिलाप हो गया हो तो मुझे कहीं बाहर जाना है या मैं अकेले चली जाऊं। तब ऋषि ने तीनों को घूरते हुए कहा तो तीनों छिटक कर दूर खड़े हो गए। चलो न जाने बाहर, तुम्हारा प्राण अग्नि तुम्हारी सेवा में ऑलवेज तत्पर है। फिर ने तविशी के सामने खड़े होकर अपना सर हल्का सा झुकाते हुए कहा तो शौर्य ने उसे साइड कर दिया और बत्तीसी दांतों का प्रचार करते हुए कहा, मेरी जाने मन ऋषि, मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें, तुम्हारे लिए तो मैं आया हूँ यहाँ, चकना छोड़ के मैं आया हूँ, मेरे लिए बियर में लाया हूँ। और सुन ले मेरी ऋषि, ना पढ़ी मैंने कोई कक्षा, अनपढ़ हूँ मैं फिर भी, तो दे दे मुझे भिक्षा शिक्षा। शौर्य ने जैसे गाना शुरू किया तीनों की आंखें फैल गई। ये बेवड़ा दारू का प्रचार करने आया है या उसके साथ चकने का रोना रोने? फिर ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो गया। कहते हुए धनुष ने अपने होंठ भींच लिए। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, वही वीर भी उसके गाने के आगे नतमस्तक होकर पेट पकड़कर हंसने लगा। वरना तो हमेशा दोनों में कंपटीशन होती थी, लेकिन वीर आज सच में उसके गाने के आगे कुछ बोल नहीं पाया और लोटपोट होकर बस हंसने लगा। साले भिखारी, राजदार, आज तेरी सारी
आशिकी निकालता हूँ, कहते हुए तविशी ने अपनी चप्पल निकाली और घूम घूम कर नारद स्टाइल में हाथ घुमाते हुए शौर्य के ऊपर दे मारा। शौर्य नाचते हुए रुक गया, फिर उसके चप्पल को अपने हाथों में लेकर उसके साथ कपल डांस करने लगा। इसकी तो, कहते हुए तविशी ने अपना सर पीट दिया। अब धनुष भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, क्योंकि शौर्य से वही गाना दोहराया जा रहा था और खुद में ही मगन हुए बस झूम रहा था। डीबी मॉल। चारों इस वक्त मॉल में थे, क्योंकि अब कॉलेज टूर पर जाने का समय नजदीक आ गया था। तविशी अपने लिए कपड़े छांट रही थी और तीनों लड़के भी अपने लिए कोट देख रहे थे। उन सब ने अपने अपने लिए ज़रूरत का सामान लिया और कुछ फूड सेक्शन में चले गए। मैं आता हूँ, कहते हुए धनुष वहाँ से उठकर चला गया। इस गोरिल्ले को क्या हुआ? आजकल कुछ ज़्यादा ही अकेले काम नहीं करता। तुझे उसके जाने से क्यों फर्क पड़ रहा है? कहीं तो उसे मेरा सौतन तो। वीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फोकट में मेरी जुबान घिस गई। इन कंजरों से कुछ कहना ही मूर्खता है। कहते हुए वो एक टेबल पर बैठ गई तो वीर और शौर्य भी उसके साथ बैठ गए। मैं ऑर्डर करके आता हूँ, वीर कहते हुए चला गया। शौर्य का फ़ोन बजा तो वो भी उठकर कॉल रिसीव करके बात करने चला गया। मेरे साथ आए थे, लेकिन मुझे ही छोड़कर चले गए, कमीने। इसी के साथ एकदम से मॉल के बीच कुछ आकर गिरा और सबकी चीख निकल गई। तविशी ने आवाज़ सुनी तो पीछे पलटकर देखा, लेकिन भीड़ में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने वहां जाकर देखा तो एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तविशी लाख देखते ही समझ गई कि ये किसका काम है। वो सब अपनी तरफ नजरें घुमाने लगी। तभी उसे भीड़ के दूसरी तरफ एग्जिट साइड कोई ब्लैक कपड़े पहने जल्दबाजी में जाते हुए दिखा। इसकी तो, कहते हुए तविशी उस तरफ दौड़ पड़ी। जब तक वो बाहर आई वहाँ कोई नहीं था। उसने आसपास ढूंढा, लेकिन दूर दूर तक उसे वो काले कपड़े वाला साया नहीं दिखा। उसने गार्ड के पास जाकर पूछा तो गार्ड ने कहा, हाँ, एक लड़के को देखा है उस तरफ जाते। उसने उंगली से इशारा किया तो तविशी उस तरफ बढ़ गई। उसे अब भी दूर तक कोई नहीं दिखा, ना ही कोई सुराग मिला। शिट, कहते हुए उसने नीचे पड़े छोटे से पत्थर को पैरों पे दे मारा और वो वापस जाने को पलट गई और जैसे ही मुड़ी तो किसी से टकरा गई। तविशी पहले ही भड़की हुई थी उस रक्तपाती की वजह से और अब भी। अंधे साले तेरी तो। उसने सर उठाकर देखा तो चुप हो गई, क्योंकि उसके सामने धनुष खड़ा था। तविशी अपने बोहे उछालते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धनुष अपने पॉकेट पर हाथ डाले बोला, कुछ नहीं, बस एक कॉल अटेंड करने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तविशी ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। चलो, कहते हुए धनुष आगे बढ़ गया। तविशी ने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। वो खड़ी होकर सोचने लगी कि आखिर इतनी जल्दी वो रक्तपाती गायब कहाँ हो गया। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। उसने गहरी सांस भरी धनुष के पीछे चली गई। फिर और शौर्य ने जब वहाँ भीड़ देखी तो वो भी चौंक गए। विशी कहाँ गई? दोनों उसे ढूंढने लगे। वो रही। शौर्य ने उसे धनुष के साथ आते देखकर कहा और दोनों उस ओर बढ़ गए। कहाँ चली गई थी तुम? वीर ने परेशानी से कहा। मेरे साथ भी, धनुष ने कहा तो तविशी उसे देखने लगी। यहाँ क्या हुआ है? वीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, किसी की मौत। धनुष ने कहा और उनके साथ वो भी जाकर देखने लगा। पुलिस आ चुकी थी और अपना काम कर रही थी। कितनी बेरहमी से मारा है मारने वाले ने। वीर ने लाश को देखते हुए कहा, हाँ मतलब सीरियसली कोई किसी का खून पीने से कैसे बच सकता है भाई? उसे उल्टियाँ नहीं आती क्या? शौर्य ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, उल्टियाँ का तो पता नहीं, पर शायद ये उसका पैशन बन चुका है। धनुष की नजरें अपनी लाश पर जमी थी और तविशी की नजरें उस पर। वीर चलो, अब हमें निकलना चाहिए। कहते हुए सब अपने घर को रवाना हो गए। तविशी को छोड़ने वीर और शौर्य आए तो अपर्णा जी, वीर की मॉम जी, पहले से ही वहाँ मौजूद थी। धनुष अपने घर चला गया था। वहाँ से उसे यूनिवर्सिटी भी तो जाना था। मॉम, आप यहाँ? वीर ने अंदर आते हुए कहा। तविशी उन्हें नमस्ते किया और उनके बगल में बैठ गई। अब तू तो ले जाता नहीं, इसीलिए मैं खुद ही आ गई अपनी बहू से मिलने। उन्होंने तविशी की ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा तो मुक्ता जी मुस्कुराने लगी और वीर ने शर्माते हुए अपने बालों में हाथ फिरा लिया। शौर्य ने उसके कंधे से अपना कंधा टकरा कर कहा, आंटी मैं तो कब का ले आता आपकी बहू को, पर आपकी बहू जाने को तैयार ही नहीं थी। बस कुछ कहो तो चप्पलें मारती रहती है। अबे, वीर ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा तो अपर्णा जी के साथ मुक्ता जी भी हंसने लगी। वहीं तविशी दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। वीर और शौर्य तविशी को इग्नोर कर एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। तविशी अपने दांत किटकिटाकर रह गई। विश्वास होटल। धनुष अपने घर ना जाकर रेस्टोरेंट आ गया था। वो अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें इस वक्त खाली थी और दिमाग में हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब से मॉल से आया था यहीं बैठा था, ना तो वो घर गया था ना ही यूनिवर्सिटी। अब तो रात भी हो चुकी थी। उसने अपना कोट उठाया और बाहर निकल गया। तविशी सबके सामने बैठी खाना खा रही थी। आज उनके बीच धनुष नहीं था। उसने वीर से पूछा, वेयर इज गोरिल्ला? वीर ने अपने कंधे उचका दिए। मॉम, आज आपका संस्कारी लड़का खाने पर नहीं आया? तविशी ने मुक्ता जी से पूछा। फ़ोन किया था मैंने, उसने कहा किसी काम से बाहर गया है। ऐसा कौन सा काम है जिसके सिलसिले में आए दिन नदारद रहता है?
तविशी सोच में पड़ गई। टूर पर कब जा रहे हो? शिवम जी ने वीर से पूछा। 2 दिन बाद ससुर जी। वीर ने अपने दांत चमका दिए। शौर्य धीरे से झुकते हुए, साले मेरे ससुर पर अपना अधिकार जमाना बंद कर। वीर ने उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया तो शौर्य उछल पड़ा। क्या हुआ बेटा? शिवम जी ने पूछा तो मुक्ता जी भी उन्हें देखने लगी। कुछ नहीं अंकल, गले में खाना अटक गया था। शौर्य ने जबरदस्ती मुस्कान बिखेरी और वीर को घूरने लगा। इन सब में बेखबर तविशी धनुष के बर्ताव के बारे में सोच रही थी। बदला बदला सा रहता है आजकल, माजरा क्या है आखिर? तविशी अपने कमरे की बालकनी पर टहल रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे आज मॉल में हुई वो घटना, उसके साथ हाथ में आया सबूत छूट गया, पर अब उसे और भी सतर्क रहना होगा। किसी भी हाल में टूर के बाद उस रक्तपाती का अंत करना अवश्य है। ना जाने और कितनी जाने जाएंगी। वो खुद भी अपने विचारों को सुलझा नहीं पा रही थी। अचानक ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए वो जिस तरह खड़ी थी उसी तरह खड़ी हो गई, पर सामने धनुष को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। तुम यहाँ? उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। क्यों, यहाँ मैं बैन हूँ क्या? धनुष ने उसके सर पर एक टपली मारी और अंदर आकर उसके बिस्तर पर लेट गया। तविशी ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। धनुष के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। सर से पांव तक से तुम्हारा हूँ, जो चाहे फोड़ो। बेशर्म बेहया आदमी, कतई शर्म नहीं बची है तुम में। कहते हुए तविशी ने उसे तकिए से मारना शुरू कर दिया। धनुष अबे मुस्कुरा रहा था। उसने उसको कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। तविशी उसके सीने पर जा गिरी। तभी तविशी के कमरे का दरवाजा खुला और सामने का नजारा देखते ही वीर की आंखें बड़ी हो गई। उसके पीछे शौर्य भी था, जो उसके बगल में आ खड़ा हुआ और दोनों आंखों को अपने हाथों से मसलते हुए देख रहे थे। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि क्या ये दोनों सच में इतने करीब है। अबे सालो, यहाँ फिल्म देखने आए हो क्या, जो मुंह खोले ताल रहे हो? उठाओ मुझे इस गोरिल्ले के ऊपर से। तविशी ने धनुष के सीने पर मुक्का बरसाते हुए कहा। वीर ने आगे बढ़कर तविशी का हाथ पकड़ लिया और उसे उठने में मदद करने लगा। धनुष ने हंसते हुए तविशी के दोनों गालों को खींच लिया। फिर वीर का हाथ झटकते ही उसे अपने साथ लिए पलट गया। अब तविशी नीचे और धनुष उसके ऊपर था, जिसके हाथ बिस्तर पर टिके हुए थे और वो कुछ इंच की दूरी पर स्थिर था। तविशी ने अपने दांत पर दांत जमा लिए और उसके पेट पर घुटने से मारते हुए उसे धकेल दिया। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की तो मुंह तोड़ दूंगी, उसने अपनी तर्जनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा। शौर्य ने धनुष की शक्ल देखी और गाना गाने लगा। तेरा इश्क बड़ा तीखा, तुझे तीखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द पड़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा और तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। तविशी ने उसके ऊपर चप्पल दे मारी तो वो वहां से दूसरी तरफ पलट गया और चप्पल सीधे धनुष की गोद में जा गिरा। तविशी की आंखें बंद हो गई तो वहीं वीर भी शौर्य का साथ देने लगा। निज दिन मुझे बस अब तेरी याद सताती है, तन्हाई भी रातों को मुझे जगाती है। तेरे बिन लबों पे मेरे होठों का अब चुंबन होगा, अनजाने ख्वाबों का आज मिलन होगा। धनुष ने घूरकर वीर को देखा जो तविशी का हाथ पकड़े उसे राउंड राउंड घुमा रहा था और तविशी उसका पूरा साथ दे रही थी। इसे देखकर धनुष फिर ना उठा और दोनों के पास आकर इर्द गिर्द घूमते हुए गाने लगा। तेरा इश्क बड़ा फीका, मुझे फीका अच्छा लगे। हाँ, तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। और तेरी सदा पे मेरी इस हंसी पे जान फिदा मेरी, मिल जाए तो मुझको ये दुआ है मेरी। तेरे साए में मेरे पहलू में जन्नत है मेरी, तेरी दिलकश पनाहों में राहत है मेरी। अब तीनों लड़के एक साथ गाने लगे तो तविशी ने अपने कान पर हाथ रख लिया। तेरा इश्क बड़ा खट्टा, मुझे खट्टा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। तेरा इश्क बड़ा तीखा, मुझे तीखा अच्छा लगे। तेरे इश्क में दर्द पड़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। वीर और शौर्य हंसते हुए नाचने लगे थे तो वहीं तविशी उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। धनुष के होंठों पर दिशकल मुस्कान थी, जिसे देखकर एक पल को वीर ठहर गया। वो नाचते हुए आगे बढ़ा और धनुष के कंधे पर चढ़ गया। अब एक गधा समझा है क्या, नीचे उतर, धनुष चिल्लाया। वीर ने हंसते हुए उसके कानों को और खींचते हुए कहा, इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, इसका इस्तेमाल तो कर अपने मासूम दोस्तों का बोझ उठाकर। धनुष ने उसे बेड पर पटक दिया और उसके पेट पर बैठकर उस पर मुक्के बरसाने लगा। फिर क्या, शौर्य भी उसके साथ कूद पड़ा और कुछ ही देर में तीनों ने तविशी के कमरे की धज्जियां उड़ा दी। तविशी का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। उसने एक फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर पटक दिया, चिल्लाते हुए बोली, अभी की अभी तुम तीनों नहीं रुके तो अगला पॉट तुम्हारे सर पर होगा। तीनों एक झटके से अलग होकर खड़े हो गए। तविशी का बिस्तर तितर बितर हो चुका था और वो तकिए से कॉटन पूरे कमरे में बिखर चुका था। तीनों ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें जल रही थी, जैसे तीनों को अभी के अभी बालकनी से नीचे फेंक देगी। तीनों ने एक साथ अपनी बत्ती सी चमका दी तो तविशी चिढ़ गई। अब बचने का कोई एक रास्ता है, महारानी के सामने नतमस्तक हो जाओ अपने गुनाह कबूल करते हुए। वीर ने कहा, तू पहले शुरू कर। धनुष ने कहा, पहले शौर्य की बारी। वीर ने कहा, अबे क्यों मुझ गरीब की बलि दे रहा है, पहले तुम जाओ।
अगर तुम दोनों बच गए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम शहीद हो गए तो मेरी जानेमन विशी से स्वयंवर रचा लूंगा। शौर्य ने अपने दांत दिखाते हुए कहा तो धनुष और वीर दोनों ने उसकी पीठ पर मुक्का जड़ दिया। आए हो दादा, शौर्य ने चीख कर चलते हुए कहा। अबे सालो, कल मुंहों में गरीब भी मिलता हूँ तुम्हें अत्याचार करने को, क्यों बिन ब्याह के मुझकुआरे को विधुर बनाने पर तुले हो। शौर्य ने अपनी पीठ सहलाते हुए कहा, अपना नाटक बंद करो तुम लोग और पहले मेरा कमरा सही करो। तविशी अपना सर पकड़कर पलट गई। और हाँ, आज रेस है, तुम लोग तैयार हो ना? तविशी ने कहा। जब किसी का कोई जवाब नहीं मिला तो वो वापस मुड़ गए। तीनों लड़के काम पर लग चुके थे और कुछ ही देर में तविशी का कमरा पूरा साफ हो चुका था। तीनों थककर चोर बिस्तर पर गिर पड़े। तविशी ने अपना सर पीट लिया। बे गधो, आज रेस है, चलोगे या नहीं, निपटोगे? उसने खींचते हुए कहा। क्या कहा तुमने? धनुष की भौहें सिकुड़ गई। तो वही वीर और शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। तविशी, तूने फिर गोरिल्ले के सामने बीन बजा दी। तविशी धीरे से कुछ बड़बड़ाई। कोई रात को बाहर निकला तो टांगे तोड़ दूंगी। धनुष ने सख्ती से कहा। हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो तुम दोनों मेरी मदद करो, मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तविशी ने कहा तो हाँ कहते हुए दोनों बुक्स लेकर बैठ गए। धनुष उठकर बाहर जाते हुए बोला, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब नींद आ रही है। उसने एक गहरी नज़र तविशी पर डाली और अपने घर चला गया। यार, ये डरावना क्यों लगता है? मेरी धड़कनें कांपने लगती हैं इसकी आंखें देखकर। उसके जाने के बाद शौर्य ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अगर इसे पता चला ना तो उल्टा लटकाकर सुताई करेगा। फिर ने आंखें घुमाते हुए कहा, उसे छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ। तविशी ने कहा तो शौर्य उठकर दूसरे कामों में कमरे में चला गया। वीर, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, हुआ कि नहीं? शौर्य के जाने के बाद तविशी ने वीर से पूछा। काम तो हो गया, पर उसके कुछ क्लू मिल जाते तो हमारे लिए आसान हो जाता। आज किसी भी हाल में हमें उस रक्तपाती को पकड़ना है, तुम रेडी हो ना? तविशी ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, तुम चिंता मत करो, उसका हम पता लगा ही लेंगे। आज वो ज़रूर यहाँ आएगा। वीर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी आंखों का रंग गुलाबी होगा और उसके हाथ में एक अजीब सा हथियार। मैंने उस दिन मॉल में देखा था, दूर से पहचान में नहीं आया, लेकिन वो कुछ अलग था। तविशी उस दिन को याद करते हुए बोली, वो जो भी है आज हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। मैंने सारी तैयारी कर ली है। वीर ने कहा। ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, निकलने का वक्त हो गया है, तविशी ने कहा और खुद भी तैयार होने चली गई। 1 घंटे बाद वीर, तविशी और शौर्य जंगल के दूसरी ओर बने सुनसान सड़क पर खड़े थे। तीनों ही अपनी अपनी बाइक पर सवार थे। तविशी की बाइक बीच में थी तो वहीं उसके अगल बगल वीर और शौर्य की। तीनों ने ही इस वक्त ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। सिर से पैर तक वो काले रंग से ढके हुए थे। उनसे थोड़ी दूर ही भीड़ ढकी हुई थी। ये बाइक रेसिंग इलीगल था और रात में यहाँ वही लोग आते थे जिन्हें मौत से खेलने का शौक था। तभी उनके आगे एक और बाइक आकर खड़ी हो गई। उस बाइक के सवार पर बाइक पर 420 लिखा हुआ था, जो कि उसके रेस का नंबर था। ये वही बाइक थी जो हर बार बाजी मार जाती थी। 420 रेस जीतने के बाद भी वो अपने जीते हुए पैसे लेने नहीं आता था, बल्कि उसके पैसे हमेशा हारने वाले को ही दी जाती थी। और ताज्जुब की बात ये थी कि जीतने वाला और हारने वाला व्यक्ति आज तक नहीं बदला था। हमेशा वही हारता था और वही जीतता था। कभी कभी तो लगता दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को टक्कर देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इससे सारा भ्रम दूर हो जाता कि ये आपस में पार्टनर्स हैं। खैर, रेसिंग शुरू हुई और सबने अपनी रस्सी कस ली। तविशी की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। उसने वीर को कुछ इशारा किया तो वीर आगे बढ़ गया। इसी के साथ सबकी बाइक एक साथ शोर करते हुए आगे बढ़ गई। तविशी सबसे आगे थी तो वहीं वीर और शौर्य सबसे पीछे। उन लोगों ने जैसे ही जंगल पार किया और एक बाइक सवार गिर गया। उसके गिरने से तविशी रुक गई, लेकिन इससे पहले वो उसके पास पहुंचती एक और बाइक आकर रुकी। उस बाइक सवार को खींचते हुए अपने साथ ले गई। तविशी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और बाइक उसके पीछे लगा दी। उसकी स्पीड इस वक्त सबसे ज़्यादा थी, फिर वो इस बाइक वाले को ओवरटेक नहीं कर पा रही थी। इसी के साथ 5-6 और बाइक वाले उसके आगे आ गए, जो लहराते हुए तविशी का रास्ता रोक रहे थे। तविशी बुदबुदाई, इनकी तो मैं। तभी उसे शौर्य की आवाज़ आई, नहीं नहीं मेरी जाने मन विशी, कंट्रोल। भाड़ में गई तेरी कंट्रोल, इन सालों की तो, कहते हुए तविशी ने एक बाइक वाले को ठोक दिया और आगे निकल गई। लेकिन जिस बाइक के पीछे उसे जाना था वो बाइक सामने से गायब हो चुका था और उसके साथ वो घसीटता हुआ बाइक सवार भी। और इसी के साथ उसके आगे पीछे रास्ता रोक रहे बाइक्स भी टर्न होकर अलग अलग रास्ते पर निकल गए। तविशी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक जोरदार ब्रेक के साथ बाइक रोक दी। इस वक्त वो जहाँ खड़ी थी वो एक चौराहा था, जहाँ से अलग दिशा में जाने का अलग अलग रास्ता था और उन रास्तों पर दूर दूर तक उसे बाइक की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। उसने कसकर बाइक के टायर पर अपने पैर दबाना और जोर से चीख पड़ी, तो बच गया, लेकिन बहुत जल्द तुझे बेनकाब करूंगी। वहीं थोड़ी दूरी पर स्थित एक पहाड़ की चोटी पर एक साया खड़ा था, जहां रात के दूसरी पहर पर अभी भी धुंध छाया हुआ था।
जिसके सिर पर हेलमेट लगा था और हेलमेट का शीशा खुला होने की वजह से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, जो गहरे गुलाबी रंग की थी। उसने एक नज़र तविशी पर डाली और धुंध में कहीं गायब हो गया। अचानक ही तविशी की नज़रें उस चोटी पर चली गई जहां अब धुंध के सिवा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वीर और शौर्य भी वहां आ पहुंचे। दोनों ने तविशी को देखा और वीर से कहा, 420 फिर जीत गया और कहीं गायब हो गया। उसके जीते हुए पैसे हारने वाले को मिल गए। 420 तविशी के मुंह से निकला। रेस के टाइम इसकी बाइक मुझसे पीछे थी, पर जब मैं पीछे हुई तो वो कहीं नहीं था। शिट। तविशी राजपूत, हाथ आए शिकार को तूने छोड़ दिया। तविशी का दिमाग अब खराब होने लगा था। उसे बाइक स्टार्ट की और आगे निकल गई, उसके साथ वीर और शौर्य भी। उसके जाने के बाद फिर वही बाइक वहां आकर खड़ी हो गई जहां तविशी खड़ी थी। ये वही बाइक थी जो उसे गिरने वाले बाइक सवार को घसीटते हुए लेकर गई थी। तविशी वीर और शौर्य के साथ जैसे ही घर पहुंचे, सामने धनुष खड़ा था, जिसे देख तीनों ने थूक निगल लिया कि अब क्या करेगा ये गोरिल्ला। धनुष की आंखों में नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। उसने तीनों को एक नज़र देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए निकल गया। तीनों ने एक गहरी सांस भरी और अंदर चले गए। तविशी ने वीर और शौर्य को कुछ समझाया और अपने कमरे में चली गई। वहीं दोनों लड़के भी अपने घर पर चले गए। अगले दिन तविशी आज अपने मॉम डैड के साथ वीर के घर आई हुई थी। वीर की मम्मी अपर्णा जी ने उन्हें दोपहर के खाने पर इनवाइट किया था। वो सब बैठे बातें कर रहे थे कि धनुष और शौर्य भी पहुंच गए। इस वक्त वीर और तविशी छत पर खड़े कुछ बातें कर रहे थे। अचानक ही वीर ने तविशी को कमर से पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए कहा, अर्ज किया है जाने बहार, तुझसे अब दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन नहीं। जो तुम कहो तो आज ही मांग सजा दूं तुम्हारी। वैसे तो जल्दी ही नहीं मुझे, पर तुमको कहो तो बच्चे का आधार कार्ड करवा दूं जारी। वहीं उनके पास आता शौर्य पेट पकड़कर हंसने लगा और तविशी हैरत भरी नजरों से वीर को देखने लगी। धनुष की आंखें कठोर थी और वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, पर उसकी नजरें बराबर तीनों पर बनी हुई थी। तू अर्ज पर अर्ज करता रहे और मेरी जानेमन विशी तेरी पुंगी बजाएगी। जो तू ना सुधरा अब भी तो एक दिन देखना वीर बाबू, ये तुझे लूंगी में नचाएगी। शौर्य ने हंसते हुए कहा। तविशी वीर के गले में हाथ डालते हुए बोली, तू कितना बावरा है शौर्य, मैं वीर को ही क्यों, तुझे भी मजा चखाऊंगी। बंद कर अपनी छिजोरपंती करना, नहीं तो तेरे मुंह पर किले ठुकवाऊंगी। तविशी की बात सुनकर शौर्य का मुंह बन गया और अब हंसने की बारी वीर की थी। तविशी धनुष को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, वीर मुझे कुछ पर्सनल सामान खरीदना था, तुम चलोगे मेरे साथ? वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक शर्त पर। क्या? तविशी ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। वीर उससे कुछ दूर और एक घुटना मोड़कर बैठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? कॉलेज टूर तो वैसे ही कैंसिल कर दिया किसी ने, उसने धनुष को देखते हुए कहा। तविशी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो वीर ने हल्के से उसकी हथेली को चूम लिया। तभी धनुष का फोन बजने लगा। उसने फोन कान पर लगाने के बजाय स्पीकर पर डाल दिया। जी सर कहिए, उधर से प्रिंसिपल सर ने कहा। आई एम सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, ट्रिप कैंसिल होने पर आपको भी बुरा लगा होगा। नो सर, मुझे क्यों बुरा लगेगा, एक्चुअली आपने ठीक भी किया। हम स्टूडेंट्स की स्टडी में लापरवाही नहीं कर सकते। आप नोटिस जारी करवा दीजिए कि ट्रिप पोस्टपोन हो गई है, इससे स्टूडेंट पे स्टडी पर फोकस करें और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू मिस्टर सूर्यवंशी, आपने एक बार फिर हमें इम्प्रेस कर दिया। प्रिंसिपल सर ने फ़ोन काट दिया तो धनुष अपना मोबाइल जेब में डालकर वहाँ से निकल गया। वहीं तीनों मुंह फाड़े उसे जाते हुए देखते रहे। चलो मुझे भी कुछ सामान खरीदना है, तविशी ने कहा। तो हाँ कहते हुए वीर ने उसकी कलाई थाम ली तो शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। वो भी दोनों के साथ चला गया। तविशी एक ज्वेलर शॉप में आई थी, उसकी मॉम हमेशा यहीं से अपने गहने वगैरह खरीदती थी। तविशी ने एक रिंग देखी और वीर को ट्राई करने के लिए कहा। वीर ने उसे पहनकर देखा तो वो उसके लिए परफेक्ट था। पहले ही नज़र में ये रिंग तीनों को भा गई। ये रिंग पेयर में था, कपल्स के लिए। तविशी ने रिंग के साथ 2 वॉच भी खरीद लिया और फिर शॉप से बाहर आ गई। तीनों एक रेस्टोरेंट में आ गए जहाँ तविशी ने अपना फेवरेट वेज बिरयानी और ग्रीन चिली विद कर्ड ऑर्डर कर दिया। तीनों ने खाना खाया, फिर शौर्य किसी काम से दोनों को अकेले छोड़कर चला गया। फिर तविशी को लेकर एक सनसेट पॉइंट पर पहुंचा, वहीं एक पेड़ के पास लगे बेंच पर बैठ गया। तविशी भी उसके बगल में बैठ गई। अचानक ही वीर ने उसकी गोद पे अपना सर रख लिया। तविशी चौंक गई, लेकिन वीर ने जो कहा उसे सुनकर वो खामोश हो गई और उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। वीर खुश था, उसकी विशी उसके साथ थी, उसकी बातों को समझ रही थी। उसे और क्या चाहिए था? खामोशी से ज़्यादा अच्छी बातें और कुछ भी नहीं होती। खामोशी अधरों में जो खिंचाव होता है वो बोलते लबों में कहाँ होता है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल गए। वीर ड्राइव कर रहा था, आज पता नहीं कैसे तविशी को नींद आ गई
और वो उसके बाजू पर सर टिकाकर सो गई। वीर ने उसे एक नज़र देखा और मुस्कुरा उठा। उसके सर पर हाथ फेरकर वो ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। वहीं जब से वो दोनों बाहर थे तब से उनके पीछे एक ब्लैक ऑडी लगी हुई थी, जिसके शीशे काले होने की वजह से उसमें बैठा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। पर वो जो कोई भी था, उसकी नजरें बस तविशी और वीर पर ही टिकी हुई थी। वीर ने तविशी के घर से बाहर गाड़ी लगा दी और उसे नींद से जगाए बिना ही अपनी बाहों में उठाकर अंदर की ओर बढ़ गया। ब्लैक ऑडी में बैठे शख्स की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसने अपनी ऑडी घुमाई और वापस चला गया। वहीं वीर ने तविशी को उसके कमरे में छोड़ा और जाने लगा तो तविशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जाग रही थी? वीर ने हैरानी से पूछा। ओह, तविशी उठकर बैठते हुए बोली। अब कोई सवाल नहीं, पहले मेरी बात सुनो। तविशी ने उसे किताब के बारे में बता दिया, जिसे सुन वीर भौचक्का सा रह गया। मतलब रक्तपात इतना खतरनाक है? क्या उसे रोकने का कोई उपाय है हमारे पास? वीर ने कहा। उपाय तो है, लेकिन वो बहुत रिस्की है। तविशी ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ विशी, जो भी करना है हमें जल्द करना होगा। वीर ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। पर वीर, इस बारे में उस गोरिल्ले को कुछ भी मत बताना, वो हमें कुछ नहीं करने देगा। ओके, गुड नाइट, अब मैं चलता हूँ। कल मॉम डैड ने हमारे लिए पार्टी रखी है। फिर से पार्टी? ओह गॉड, तविशी ने कहा तो वीर मुस्कुराते हुए चला गया। आज शेखावत मेंशन में पार्टी थी, जिसकी तैयारी अपर्णा जी कब से करवा रही थी। उन्होंने ये पार्टी अपने बेटे बहू के लिए रखी थी, क्योंकि आज सही मायनों में वीर और तविशी की मंगनी होने जा रही थी, मतलब इंगेजमेंट यार। और सबसे ज़्यादा इस पार्टी की सजावट तविशी ने खुद अपने हाथों से की थी। आखिर वो खुश भी तो उतनी ही थी। तविशी जब अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई तो उसे देखकर शौर्य ने जोर से सीटी बजाकर तेज आवाज़ में कहा, विशी मेरी जानेमन आ गई। शौर्य की आवाज़ सुन वीर की नज़र तविशी के ऊपर ठहर गई। वो सच में आज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने आज ट्रेडिशनल लुक कैरी किया था, जिसमें वो गजब का कहर ढा रही थी। ऑरेंज कलर का अनारकली पैटर्न सूट, जिसमें ऑरेंज ऑर्गेन्जा दुपट्टा उसकी खूबसूरती बढ़ा रही थी। उसके लंबे घने बाल पीछे की ओर खुले हुए थे, जिनमें छोटे बाल सामने थे। आज तो वाकई कयामत बरसा रही थी जाने बहार। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कयामत तो ढाना ही है, अपने होने वाले पति की पसंद की ड्रेस जो पहनी है मैंने। तविशी ने एक लंबी मुस्कान बिखेरते हुए कहा तो शौर्य गला फाड़ कर रोने लगा। मेरी विशी, तू कितनी चढ़ गई मैनू। मैं तेनू वेखे बिन हुंदा जिंदा के किता, मैनू इस जालिम दुनिया विच क्यों छड़ गई मेरी जानेमन विशी। वीर ने उसके पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, बे साले, क्यों शब्दों की ताता थैया करता है? जब पंजाबी बोलना नहीं आता तो उसको बिगाड़ क्यों रहा है? साले, तेरी तो लुटिया डुबोने वाली है, तुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? शौर्य ने अपनी नकली आंसू पोंछते हुए कहा। वीर ने नाम में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए तविशी के पास आया तो तविशी ने कहा, इसका मुंह बंद कर दे, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। वीर उसका हाथ पकड़कर बाहर जाते हुए बोला, ओए नौटंकी, जल्दी चल, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर शेखावत पेंशन के लिए निकल गए। शिवम जी और मुक्ता जी पहले ही वहां चले गए थे। वीर वहां पहुंचते ही तविशी को सबके पास लाते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम मेरी स्वीट सी फियांसे, मेरी जाने बहार, मेरी विशी के नाम ये पार्टी मेरी विशी ने ऑर्गेनाइज किया है। सब उसकी बात सुनकर ताली बजाने लगी। कुछ देर बाद तविशी माइक थाम कर बोली, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो अब तक नहीं कहा आज कहना चाहती हूँ। मॉम डैड, ये बात आप लोगों को भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो कहने जा रही हूँ यही सच है। सबकी नजरें उस पर ही ठहर गई और वो सब उसे ध्यान से सुनने लगे। तो तविशी ने सामने देखते हुए कहा, विल यू मैरी मी? कहते हुए वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, वीर। वीर ने मुस्कुराते हुए पलटकर धनुष की तरफ देखा तो धनुष ने कहा, देख तो सही, किसे प्रपोज कर रही है? वीर की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो सामने देखने लगा तो तविशी ने कहा, शौर्य। शौर्य के तो भाग ही खुल गए। उसके आगे चमक उठी और आगे कुछ सुनने से पहले उसने तविशी को कमर से पकड़कर उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। वीर और धनुष मुंह खोले उसे देखने लगे। वहीं सारे मेहमान और घरवाले भी असमंजस में पड़ चुके थे कि हो क्या रहा है ये। अबे साले लंपट, छोड़, नहीं तो कुआरे ही लंगड़े हो जाओगे। तविशी ने दांत किटकिटाते हुए कहा, उतरकर उसे धक्का दे दिया। कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता इस बेवकूफ़ का। पकड़ो इस चुंदर को, सारे अच्छे मुंह का सत्यानाश कर दिया कमबख्त ने। तविशी ने डांटते हुए कहा तो शौर्य ने मासूम सा चेहरा बना लिया, जिसे देख तविशी को भी अच्छा नहीं लगा। उसने खींचकर उसे साइड से गले लगाया, मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, मुझे तो सब पता है, सोच अगर उसे पता चला तो क्या होगा बेटा शौर्य। उसे मत बताना यार, उससे मरने से पहले ही मैं उस किसी दूसरे ग्रह में चला जाऊंगा ताकि मुझ गरीब पर रहम हो सके। शौर्य ने कहा तो दोनों ही हंसने लगे। फिर मुस्कुराते हुए बोला, बिना रिंग के प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे होगा? तविशी आगे बढ़कर शौर्य के पास रुकी तो शौर्य ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद वो वीर के सामने आकर रुकी तो वीर ने उसके गाल पर हाथ रखकर हाँ में सर हिला दिया। तविशी अब सीधे जाकर धनुष के सामने बैठ गई और रिंग आगे करती हुई आंखों में रोमानियत लेते हुए बोली, विल यू मैरी मी धनुष सिंह सूर्यवंशी? धनुष सर झुकाए
बैठा रहा, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वहीं बाकी सब हैरान खड़े उन्हें एकटुक देख रहे थे। सगाई किसी और के साथ और शादी का प्रपोजल किसी और को, ये सब हो क्या रहा है? मुक्ता जी और अपर्णा जी हैरानी से तविशी को ही देख रहे थे। शिवम जी के साथ साथ वीर के पापा मानव जी भी शांत खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर कोई असमंजस नहीं था, न ही कोई सवाल था, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। तविशी उठने लगी तो उसके अनामिका उंगली पर आंसू की एक बूंद गिरी। तविशी चौंक गई, लेकिन वो समझ गई थी कि हो ना हो ये आंसू धनुष के ही आंखों से गिरे हैं। जब उसने धनुष की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू देख उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने पहली बार धनुष की आंखों में आंसू देखे थे। उसे धनुष के रोने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो लड़का सख्त और कठोर रहता है, उसकी आंखों में आज ये आंसू क्यों? हमेशा तो खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाता है, आज एक लड़की के प्रपोज करने पर आंखें क्यों डबडबा गई? वीर और शौर्य आंखें फाड़ के देख रहे थे। फिर शौर्य ने माहौल हल्का करते हुए कहा, बेचारा, शायद पहली बार किसी लड़की ने प्रपोज किया है। इतने बड़े बोझ के साथ ये आज तक कैसे जी रहा है? अमीर आदमी होकर भी क्या मिला, इतने हैंडसम और स्मार्ट बंदे को किसी लड़की ने प्रपोज तक नहीं किया। इस दूसरे गरीब का दर्द, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। धनुष ने कुछ नहीं कहा और उठकर जाने लगा। शौर्य ने इस बार जोर से कहा, शायद दुख ज्यादा गहरा है, पहली बार कोई लड़की आई है ना खुद से ऑफर देने, तो बेचारा कहीं सुसाइड ना कर ले। कोई बात नहीं भाई, मैं जाने मन का ख्याल रख लूंगा, तुम आराम से जाओ। वीर तुम भी जाओ, उसे धक्का देते देते तुम भी कूद जाना नदी में। बेचारा जवान लड़की अकेले कैसे शहीद होगा? अबे साले कमीने, चुप हो जा, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? वो तो खामोश है, पर पीछे जो घायल शेरनी खड़ी है वो तुझ पर झपट्टा मारने को तैयार बैठी है। चुप कर साले, सुधर जा, वीर ने शौर्य को फटकारते हुए कहा तो शौर्य ने अपना मुंह ऐंठ लिया। तविशी खाली आंखों से धनुष को जाते हुए देखती रही। तविशी ने जैसे धनुष को वहां जाते देखा, उसके पीछे चली गई। धनुष बाहर निकलकर गहरी गहरी सांसें भरने लगा। उसके सीने में कुछ अटका हुआ सा महसूस हो रहा था। उसने अपने सीने पर कई मुक्के मारे, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। तविशी उसे ऐसे देख रुक गई, लेकिन फिर आगे बढ़कर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। धनुष ने उसे अपने सामने देखा तो वहां से जाने लगा, पर तविशी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। संभाल नहीं पा रहे हो ना खुद को, सीने में बेचैनी हो रही है, तलब उठ रही है किसी की चाहत पाने की। धनुष उसे देखने लगा तो तविशी उसके गालों पर ठहरे आंसू को साफ करके उसके सीने से लग गई। धनुष ने अपनी पकड़ उस पर कस दी। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा थी कि तविशी उसका दर्द बखूबी महसूस कर पा रही थी। उसने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे प्रपोजल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तुमने, तो ऐसे अपनी बाहों में कसकर मेरी जान लेने का इरादा है क्या? अगर मेरी हड्डियां चटक गई तो कौन प्यार रचाएगा मुचबला नारी से? उसकी बात सुनकर धनुष की पकड़ उस पर ढीली हो गई, लेकिन उसने तविशी को खुद से अलग नहीं होने दिया। जब तुम सरेआम सबके सामने मुझे कॉलेज में देखते थे, हक जताते थे, और तो और मेरे लिए पॉसेसिव भी हो। कभी कहते नहीं, लेकिन मेरे पास रहने से तुम्हें मुझ में अपनी फैमिली नजर आती है, इसीलिए तो हर वक्त मेरे आसपास ही घूमते रहते हो। फिर जवाब देने में ये हिचकिचाहट क्यों? धनुष ने उसे अपने सीने में खींच लिया तो वो आगे बोलने लगी, मुझे तुम्हारी यही हरकतें अपनी ओर खींचती चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैं प्यार में फोर्स करने वाली लड़की नहीं हूँ। अगर तुम ना कहोगे तब भी पहले जैसे ही तुम्हें ट्रीट करूँगी, कुछ भी नहीं बदलेगा और ना ही मैं बदलूंगी। तुम गोरिल्ला ही ठीक हो, ऐसे रोते हुए बच्चे मुझे पसंद नहीं। तविशी ने उसके सीने पर अपना मुंह रगड़ते हुए कहा। धनुष उसकी बातें सुन हंस पड़ा। वो उसकी हंसी सुन अपना सर उठाकर उसे देखने लगी। धनुष ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूम लिया। उसकी पलकें बंद हो गई। आज धनुष ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह गया कि वो क्या महसूस करता है। ऐसे ही है, वो कभी मुंह से कुछ कहता नहीं, पर सब कुछ ना कहकर भी सब कुछ बन जाता है। ये तो धनुष सिंह सूर्यवंशी की खूबियां हैं। तविशी जैसे ही अपने घर आई, उसके मॉम डैड हॉल में बैठे थे। वहीं वीर के मॉम डैड भी मौजूद थे। हाय आंटी कहते हुए तविशी अपर्णा जी के पास बैठ गई तो मुक्ता जी उसे घूरने लगी। ऋषि बेटा, अगर ऐसा था तो आप हमें पहले ही बता देती, कम से कम मेहमानों के सामने तमाशा तो नहीं होता। अपर्णा जी ने नाराजगी से कहा, सॉरी आंटी अंकल, जानती हूँ मेरी वजह से आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा होगा। अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा प्लीज़। तविशी अपर्णा जी के गले लगती हुई बोली तो वो मुस्कुरा उठी। तुमने तो सफाई दे दी बेटा, पर वो नालायक कहाँ है? मानव जी, वीर के डैड ने कहा तो तविशी मासूम बच्चे की तरह बोली। अंकल वो कह रहा था उसे कोई सफाई नहीं देनी, ये उसकी ज़िंदगी है, जो मन में आएगा वही करेगा। इनफैक्ट उसकी पहले से ही कहीं और सेटिंग है और ये मुझे भी आज ही पता चला है। क्यों मेरी नैया डुबो रहे हो जाने बाहर? ऐसा मैंने कब कहा? और डैड आप लोग भी? वीर ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन मानव जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम तो चुप ही रहो, सब पता है हमें, पाप हो तुम्हारा। वीर बेचारा खामोश हो गया और उसके साथ आया शौर्य मुंह दबाकर हंसने लगा। अरे वो सब तो ठीक है भाई, पर हमारा दामाद कहाँ है? शिवम जी ने उत्सुकता से पूछा।
अंकल वो ज़्यादा खुशी में गटकने गया है, शौर्य ने कहा। तो वीर ने उसके पेट पर कोहनी मारी तो वो संभलते हुए बोला, विशी तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? तविशी ने अपनी भौहें उछालते हुए कहा। ए मेरी एसीपी प्रद्युमन, इन्वेस्टिगेशन बाद में, पहले तैयार होकर आओ। वीर ने कहा तो तविशी उठकर अपने कमरे में चली गई। जब वो अपने कमरे में आई तो उसे अजीब लगा, यहाँ कोई आया था क्या? वो इधर उधर देखते हुए सोचने लगी। जब उसकी नज़र अपनी अलमारी पर गई तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। इससे पहले वो अलमारी खोलते वीर और शौर्य की आवाज़ आई, जो उसे जल्दी आने का कह रहे थे। उसने झल्लाते हुए जैसे अलमारी खोली, मुक्ता जी ने अंदर आते हुए कहा, विशी क्या कर रही हो? तैयार हो जा बेटा। उसे अलमारी बंद कर दी और ड्रेसिंग की तरफ जाती हुई बोली, ऐसा भी क्या है मॉम जो आप सब मुझे तैयार होने के लिए कह रहे हो? मैं इन कपड़ों में ठीक हूँ, वैसे भी पहली बार मैंने ये पहना है। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा। मुक्ता जी मुस्कुराती हुई उसके पास आई और उसके माथे पर एक काली बिंदी लगाते हुए बोली, अब और ज़्यादा ठीक लग रही हो। मॉम यार, अब ये क्या है? तविशी ने अपने माथे को देखते हुए कहा, मेरी विशी और भी प्यारी लग रही है। अब जल्दी से जाए, नहीं तो पूरा मिलिट्री यहीं आ जाएगी। मुक्ता जी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, ओके मॉम। कहते हुए तविशी ने उनके गाल पर किस किया और बाहर निकल गई। वो उसी ऑरेंज ड्रेस में कह ढा रही थी। उस पर उसके माथे पर लगी वो काली बिंदी उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। उसके माथे पर पहली बार सजी काली बिंदी को देखकर वो तीनों मुस्कुराते हुए तविशी को ही देख रहे थे। तविशी उनकी शक्ल देख इरिटेट हो रही थी, क्योंकि जब से वो आई थी दोनों बस मुस्कुराए जा रहे थे। वो अपना सैंडल निकालने के लिए जैसे ही झुकी, वीर बोल पड़ा, क्या हुआ जाने बहार, तुम झुक क्यों रही हो? मैं हूं ना, क्या हुआ मुझे बताओ। शौर्य ने वीर को साइड करते हुए कहा, अरे मैं हूं ना मेरी जाने मन विशी, तुम बताओ मुझे, ये तो किसी काम का है नहीं। तविशी दांत पीसते हुए बोली, अब अगर तुम दोनों ने मुझे देखना बंद नहीं किया तो मैं अपनी सैंडल निकाल कर तुम्हें दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। और मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ दिखाने के लिए मुझे इस समुद्र में लाए हो, जहाँ दूर दूर तक पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। तीनों इस वक्त समुद्र के किनारे खड़े थे। कहीं मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं हड़पने वाले तुम दोनों? तविशी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वीर और शौर्य ने एक दूसरे की तरफ बेचारगी से देखकर कहा, हाँ हम दोनों फटीचर हैं, तो यही सोच रहे थे, सोचो थोड़े अमीर हम भी बन जाएं। तुम ना यार, पूरा मूड का सत्यानाश कर देती हो। वीर ने छल्लाते हुए कहा, ओके अब बताओ। तविशी ने कहा। तो दोनों मुस्कुराने लगे। अबे सालो तुम दोनों। वीर और शौर्य चुप होकर मुस्कुराने लगे तो तविशी और चिढ़ गई। वीर अपनी शायरी ले आया, अर्ज क्या है मेरी जाने बहार, तुम्हें संस्कारी लिबास में देखकर मेरी नींदें उड़ रही हैं। तुम्हारे माथे पर चमकती क्यों चांदनी सजी है? मुझसे दूर जाने की खुशी है या उसके पास आने का गम? मेरी किडनी और फेफड़े बरसों बाद चीख चीख कर कह रहे हैं कि आज तो सूर्य की लिट्टियाँ डूबी हैं। बरसों बाद आज हम काम करना शुरू किया है मेरे मटेरियल ने, और जाने मन सूर्यवंशी साहब के पास जा रही हैं। मेरी क्यों लुटिया डूबेगी बे? शौर्य ने आखिरी से में धीरे से कहा ताकि तविशी सुन ना ले। ओए घोंचू, मेरा टैलेंट तो देख, मैंने एक ही शायरी में हम सबको एडजस्ट कर लिया। वीर ने उसके सर पे टपली मारी। तविशी ने घूरते हुए कहा, हाँ ये तेरा पलंग है और हम सब तकिए जिसे तू एडजस्ट कर रहा है। तभी एक हेलीकॉप्टर घनघनाती आवाज़ के साथ उनसे थोड़ी दूरी पर आकर लैंड हुआ, जिसे देख तविशी ने कहा, यहाँ कोई सेलिब्रिटी आए हैं क्या? तभी एक लड़की उसमें से निकलकर लगभग दौड़ते हुए आकर बोली, सर आप लोग रेडी हैं? शौर्य और वीर हाँ कहते हुए तविशी से चले जाने मन, चले जाने बाहर। शौर्य ने तविशी के एक हाथ को पकड़ लिया तो वीर ने दूसरे हाथ को पकड़ लिया। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना, जाओ तुम लोग। वीर बुदबुदाया, तुम्हारे बिना जाएंगे तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। तुमने कुछ कहा? तविशी ने पूछा तो वीर ने नामे सर हिला दिया। तविशी उसे घूर कर देखने लगी। दोनों उसे लेकर उस हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तविशी कुछ पूछती उससे पहले उसका फ़ोन बजा। उसने देखा धनुष का कॉल था। तविशी ने अपना ईयरबड्स लगाते हुए कहा, बोलो। नीचे देखो। देख लिया, आप बोलो। तविशी ने अनमने ढंग से कहा। धनुष ने गहरी सांस भरी और कहा, ध्यान से देखो। अब तविशी चिढ़कर बोली, मैंने 3 बार तुम्हें शादी के लिए पूछा और अब तुम जवाब भी नहीं देना चाहते, तो तलाक तलाक तलाक, नहीं देखना मुझे कुछ भी। धनुष मुस्कुराते हुए बोला, जवाब तो सुनती जाओ मिसेस सूर्यवंशी, ऐसे कैसे तुम तलाक दे सकती हो मुझे? अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं आए हैं। बच्चों का नाम सुनकर तविशी ने अपने होंठ भींच लिए। अब एक काम करो, एक बार अच्छे से नीचे देखो। धनुष ने प्यार से कहा तो तविशी ने फिर से नीचे झांका और इसी के साथ उसकी आंखें बड़ी हो गई। समुद्र के बीचों बीच शिप, पानी वाले जहाज एक आकार में खड़े थे कि उससे फिल्यूबेरी भी मेरी जान विषय बना हुआ था और उन्हीं शिपों से किरा हर्ट बना हुआ था। उसी के बीच में एक बड़ा सा शिप जो रंग बिरंगे गुलाबों के पंखड़ियों से बहुत ही खूबसूरती में सजाए हुए थे। उसी शिप में धनुष एक बुके लिए ब्लैक 3-पीस सूट में पहने खड़ा था। आई लव यू विशी, शादी करोगी मुझसे? धनुष की मोहब्बत भरी तेज आवाज़ समंदर की फिजाओं में घुल गई। वो जो लौट लौट कर वापस आ रही थी और उस खूबसूरत लम्हे को और भी ज़्यादा हसीन बना रही थी।
नीचे धनुष की आंखों में एक जुनून था, उस पर तविशी की आंखों में इश्क के आंसू। जारी है। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भरी पार्टी में तविशी का यूं अचानक वीर और शौर्य को छोड़कर धनुष को प्रपोज करना, और कैसा लगा तविशी के प्रपोजल को धनुष को एक्सेप्ट करना? क्या तविशी और धनुष की जोड़ी अच्छी है या फिर वीर या शौर्य में से किसी एक के साथ? बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक सभी वीर शौर्य तविशी के साथ आसमान में रुके हेलीकॉप्टर में बैठकर आनंद लेते रहिएगा।